choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। तो एक बात पहले से ही ध्यान रखना कि एम्पायर के पहले एपिसोड से लेकर अब तक काफी टाइम बीत चुका है। आप कह सकते हैं कि महीने बीत चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमारे हीरोज एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और अब तक आपने सुना होगा कि ये वाला टोनी स्टार्क असली वाले टोनी स्टार्क की एक कॉपी है। उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सिविल वॉर के आखिर में टोनी कोमा के अंदर चला गया था। हालांकि मरने से पहले उसने अपने जैसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया था, लेकिन कुछ भी करके उसकी बॉडी को कोमा के अंदर से बाहर नहीं लाया जा सका। इसलिए टोनी की बॉडी की जैसी हूबहू एक नकल बनाई गई और इसके अंदर टोनी स्टार्क की बैकअप मेमोरीज डाली गई। हालांकि उसकी एक अलग कॉमिक है जो मैं तभी शुरू कर सकता हूँ जब टोनी स्टार्क आयरन मैन कम्प्लीट होगी, और वह तभी कम्प्लीट होगी जब उसके टारगेट टाइम पे पूरे होंगे। खैर, इस कॉमिक की शुरुआत में टोनी स्टार्क क्री को कुटाटी को मारते हुए देख रहा है। वो कह रहा है ये कुछ भी सच नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं रोक सकता। मैं आगे बैठकर एक मारकाट को होते हुए देख रहा हूँ। मासूम लोगों को मारा जा रहा है और उनका इसमें गुनाह क्या था? उन्होंने एक गार्डन बनाया, मून के ऊपर एक गार्डन। तो गाइस, क्री का मुखिया आखिरी कुटाटी को मारने के बाद कहता है बहुत लंबे टाइम से क्री और कुटाटी हाला पे एक साथ रहते आए हैं, जबकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही राज कर सकता है। क्री लोगों ने हमें कम्पीट करने के लिए मजबूर करके हमें हमारी कमजोरी दिखाई। अब हम उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। तभी एक क्री पूछता है क्या स्क्रल्स इस बात से राजी होंगे? ये तो एक शांतिपूर्ण कंपटीशन था। मोराग ने कहा शांतिपूर्ण? और तुम कितने बेवकूफ हो, ऐसी कोई चीज नहीं होती। और अगर स्क्रल्स इस बात से सहमत नहीं होते तब तो सपना देख रहे हैं और हम उन्हें ठीक करेंगे और फिर देखेंगे कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे किस काम आएगी, क्योंकि हमारे दुश्मन अनंत हैं और हमें उन सब को मारना होगा। हमें इस दुनिया की कमजोरी को खत्म करना होगा। टोनी स्टार्क कह रहे हैं मुझे याद है कि इसके आगे क्या हुआ था। उन्होंने वहां आने वाले स्क्रल्स को मार दिया और उनके स्पेसशिप और हथियार चुरा लिए। तब उन्होंने 1 बिलियन सालों की लड़ाई शुरू की और फिर मैं जाग गया। बुरी बात तो ये है कि ये कोई सपना नहीं था, ये सब कुछ हुआ था। मैं वहीं पे था। इमोर्टस की वजह से मैंने वो सब देखा, मैंने वो सब महसूस किया। हालांकि इस बात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे ये अभी क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये सब एक सेलेस्टियल की बॉडी के अंदर सोने के नतीजे हैं। हमें तो एक एंशिएंट सेलेस्टियल की बॉडी मिली थी और मैंने उसे अपना बेडरूम बना लिया। तभी टोनी स्टार्क को कैरोल का एक मैसेज मिलता है और अगले 1 घंटे के अंदर अवेंजर्स की टीम स्पेस की तरफ जा रही थी। कैप्टन अमेरिका कैरोल से पूछता है क्या हमें मून के ब्लू एरिया से इमरजेंसी सिग्नल मिला था? कैरोल ने कहा इस सेलेस्टियल के दिमाग में एक टेलीपैथिक मैसेज आया था जो कह रहा था मदद करो। गाइस, मून के ऊपर ब्लू एरिया अर्थ जैसे एटमॉस्फेयर की एक छोटी सी जगह है जिसे उस कंपटीशन के लिए तैयार किया गया था, जिसके बारे में टोनी स्टार्क ने सपना देखा। क्री वर्सेस कोटाटी, जीतने वालों की मदद स्क्रल्स करेंगे। क्री ने यहाँ पे एक काफी बड़ा शहर बनाया, लेकिन कोटाटी जीत गई क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक गार्डन बनाया। मून के ब्लू एरिया के पास पहुंचने के बाद ब्लैक पैंथर ने कहा इंटरेस्टिंग, मुझे इस एरिया के बारे में एक नई जानकारी मिली है। अब ये ब्लू नहीं है। तो गाइस, हमने देखा कि वहाँ पे भी एक गार्डन बन चुका है और इस शहर के बीच में आपको एक फूल दिखाई दे रहा होगा, इसे याद रखना। तो एक अच्छी सी जगह देखकर एवेंजर्स ने क्वीन जेट को उतार दिया। कैप्टन ने कहा यहाँ कितनी शांति है? हल्क पूछती है इसका क्या मतलब है? कैप्टन अमेरिका कहता है मैं जंगलों में लड़ा हूँ, वहाँ पे तुम्हें कई टाइप की आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि पंछियों की, कीड़े मकोड़ों की, लेकिन यहाँ मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। शीर्क ने कहा अरे ये मून है, यहाँ पे तुम्हें कौन सी लाइफ मिलेगी? तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ गया। ब्लैक पैंथर ने कहा कि इसके अंदर क्री टेक्नोलॉजी लगी हुई है। कैप्टन मार्वल ने कहा कि ये एक क्री सेंट्री है, इसकी बॉडी तो क्री की है, लेकिन इसका सिर मुझे नहीं पता कि किस चीज का बना हुआ है। वो सेंट्री बड़ी आसानी से वहाँ के पेड़ों को फाड़ता जा रहा था। तभी थोर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बड़ी तेजी के साथ सेंट्री ने थोर के ऊपर जोरदार हमला किया। राइडर ने कहा मैंने तो इस सेंट्री को हिलते हुए भी नहीं देखा। कैरोल कहती है ये कोई मामूली सेंट्री नहीं है, ये एक पूरी सेना को रोक सकता है, लेकिन अगर मैं इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाई तो। तभी वो सेंट्री बड़ी तेजी के साथ कैरोल के ऊपर भी हमला कर देता है। फिर उसने अवेंजर्स के ऊपर सोनिक अटैक किया, सारे एवेंजर्स को घुटनों पे ला दिया, लेकिन वहाँ झाड़ियों में छुपा हुआ कोई था जो उसके अटैक से बचा हुआ था। वो एकदम से झाड़ियों से बाहर निकलता है
और उसने अपनी तलवार निकालते हुए बड़ी तेजी के साथ उस सेंट्री का सिर काट दिया और कहा, अवेंजर्स अटैक। तो सारे अवेंजर्स ने मिलकर उस सेंट्री की बॉडी के ऊपर हमला किया। बहुत ही जल्द उसके परकच्चे उड़ गए। कैप्टन ने कहा, वेल, सिर कट जाने के बाद तो ये काफी आसान था। अच्छा किया अवेंजर्स। थोर कहता है, हाँ, पुराने और नए अवेंजर्स, तुमसे मिलकर खुशी हुई मेरे दोस्त। तो गाइस, ये स्वॉर्ड्समैन है। थोर कहता है, तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए। राइडर पूछते हैं, अरे क्या हम इस आदमी को जानते हैं? ब्लैक पैंथर ने कहा, तुम्हें अवेंजर्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाया करो यार। ये एक महान अवेंजर हुआ करता, जैकिस डुकेस्ने, द स्वॉर्ड्समैन। तो गाइस, स्वॉर्ड्समैन कहता है, इन सब तारीफों के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे पास सिर्फ स्वॉर्ड्समैन की बॉडी और उसकी मेमोरीज हैं। उसने अवेंजर्स को ट्रेनिंग दे रखी है और खासकर होकाई को हर एक हथियार चलाना सिखाया है। और गाइस, स्वॉर्ड्समैन अपने बारे में ऐसे बता रहा है जैसे कि वो किसी और के बारे में बता रहा हो। उसने आगे कहा, लेकिन उसके अंदर की सोच बड़ा काम करने की थी। उसने अवेंजर्स को धोखा देने के लिए उनकी टीम को ज्वाइन किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। आखिर में उसी के अंदर के डीमंस ने उसे मार डाला, उस कारण के लिए, सेलेस्टियल मैडोना के लिए। और इसलिए स्वॉर्ड्समैन को वर्दी माना गया ताकि उसे पवित्र किया जा सके, एक कुटाटी के रूप में। तो गाइस, अब स्वॉर्ड्समैन एक कुटाटी बन चुका है। हालांकि उसके पास अपनी पुरानी मेमोरीज हैं, लेकिन वो अपने आप को एक इंसान ना मानकर कुटाटी मान रहा है। आयरन मैन इस कुटाटी वर्ड को सुनकर एक बार फिर से चौंका, क्योंकि आज सुबह ही उसे कुटाटी के बारे में सपना दिखाई दिया था। राइडर पूछता है, तो तुम एक ज़ॉम्बी भी हो और एक प्लांट भी हो? जैकिस कहता है, मैं स्वॉर्ड्समैन हूँ, लेकिन एक परफेक्ट वाला वर्जन। मुझे एंशिएंट कुटाटी इंटेलिजेंस मिली हुई है। उसके इंसानी रूप में काफी सारी कमजोरियां थी और उसने काफी सारे पाप किए थे, लेकिन उसे फिर से एक मौका मिला, जैसे कि सब कुटाटीज को मिला। और ये गार्डन भी उसी चीज के लिए बनाया गया है। ये हमारे लिए एक पवित्र जगह है, जहाँ क्रे और हमारे बीच एक मतभेद हुआ था, जहाँ वो हमसे नफरत करने लगे। तो हाँ, यही उन सब चीजों की शुरुआत हुई थी और यहाँ से हम अपने बारे में सोचने लगे। राइडर पूछते हैं, वैसे सेलेस्टियल मैडोना है कौन? तब स्वॉर्ड्समैन ने उसे मेंटिस के बारे में बताया, लेकिन वो हमारे बच्चे को जन्म देने के बाद तारों में चली गई और मैंने उसे नहीं रोका। हमारा ये तरीका नहीं है। हालांकि वो अपने बेटे से मिलने आया करती ताकि उसे सही रास्ता दिखा सके। थोर कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन उस बात को तो सालों बीत गए और जहाँ तक मुझे याद है कि वो बच्चा कितनी तेजी से बड़ा होता है, अब तक वो सेलेस्टियल मसीहा बन चुका होगा। तभी वो बच्चा कोई बाहर निकला। उसने कहा, मसीहा तो बस एक टाइटल है, मेरा नाम है सिकोया, लेकिन मेरे दोस्त मुझे कोई बुलाते हैं। लेकिन हाँ, मैं ही हूँ सेलेस्टियल मसीहा, जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, और मैं इस यूनिवर्स को सारे खतरों से बचाऊंगा। इधर टोनी के मन में उथल पुथल मची हुई है। उसे कोई की बातों के ऊपर यकीन हो रहा है। तचाला और कैप्टन आसपास के पौधों को देख रहे हैं। जेनिफर अपने मन में हल्क वाली बातें सोच रही है और रॉबी, उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सैर करने आया हो, जबकि मेरे अंदर शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर पहुंच चुका हूँ। और थोर कोई के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे अपना भतीजा मिल गया हो, क्योंकि गाइस थोर कोई के साथ एक दो एडवेंचर पहले भी कर चुका है। थोर ने कहा, अरे तुम तो काफी बड़े हो गए। अच्छा मुझे ये बताओ, उस डाकू लड़की रैप्टरा का क्या हुआ? कोई ने कहा, उसका रास्ता उसे कहीं और ले गया। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए आप मेरे साथ आओ। ये मून के ब्लू एरिया का आखिरी बचा हुआ हिस्सा है, क्री शहर का आखिरी बचा हुआ पार्ट, इतिहास का आखिरी टुकड़ा। इसलिए हम अपने फ्यूचर का आखिरी हिस्सा यहीं से शुरू करेंगे। जब ये गार्डन कंप्लीट हो जाएगा तब सारी लाइफ को फिर से ठीक किया जाएगा, हर जगह शांति होगी। लेकिन इसे थोड़ा सा धक्का चाहिए, क्योंकि ये मून है जहाँ पानी इतनी आसानी से नहीं पाया जाता। थोर ने कहा, अरे मैं समझ गया, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इसीलिए यहाँ पे मौसम भी है और इसीलिए एक तूफान वेट कर रहा है। तो गाइस थोर एक लाइटनिंग के साथ वहाँ पे पानी की बरसात कर देता है। और जैसे कि आपने अनकैनी एवेंजर्स में देखा होगा कि थोर एक प्लैनेट पर दूसरे प्लैनेट से पानी लेकर आ जाता है। तो गाइस फिर कोई ने अपनी पावर्स और पानी का यूज करके कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पे एक गार्डन खड़ा कर दिया। जबकि आयरन मैन, उसे कुछ अजीब लग रहा है, उसकी आंखों से पानी टपक रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, शायद हमें आगे पता चले। आधे घंटे के बाद वो लोग इस गार्डन के फल खा रहे थे। टोनी स्टार्क ने जो सपना देखा था, कुटाटी को मरते हुए देखा था, उसके बाद इस गार्डन को देखना एक स्वर्ग जैसा है। और तभी से आयरन मैन कुटाटी का साथ देने के लिए अपना मन बना लेता है। तो इसीलिए उसने कोई सी सेंट्री हाइब्रिड के बारे में पूछा। कोई ने कहा वो आदि क्री टेक्नोलॉजी थी और आदि स्क्रल म्यूटेशन। तुम एक काफी स्मार्ट आदमी हो, तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो कैप्टन मार्वल ने कहा कि क्री और स्कल्स तो काफी सालों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन वो कभी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। कोई कहता है
लेकिन वो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि क्री तो पहले से ही हमसे नफरत करते थे। वो लोग पहले भी हमें एक बार मार चुके हैं, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि वो दोबारा भी मारना चाहेंगे। और स्क्रल्स भी हमें अपनी गलती की तरह देखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीता हुआ माना और इसीलिए क्री स्क्रल्स के खिलाफ लड़ने लगे। वो हमें मारकर अपनी पुरानी गलती ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए उन दोनों का कारण एक ही है। बस उन्हें सिर्फ एक लीडर चाहिए जो उन्हें इकट्ठा कर सके। और मुझे पता है कि उन्हें एक ऐसा बच्चा मिल चुका है, एक बेवकूफ बच्चा जो आसानी से एकता की बातों में आ गया। और ये वो वाली एकता कपूर नहीं है। वो अपने आप को किंग ऑफ स्पेस कहता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि पावर उस सिंहासन के अंदर है, उसे बहकाया जा रहा है, क्योंकि वो सिंहासन सिर्फ मौत चाहता है। इस टाइम पे वो लोग इस गार्डन को जलाने के लिए आ रहे हैं, ताकि वो अपने प्रोपेगेंडा को और बढ़ा सकें, अपने अलायंस को मजबूत कर सकें। फिर वो लोग गैलेक्सी के लिए एक काफी बड़ा खतरा बन जाएंगे। जो ताकतें पहले एक दूसरे को कंट्रोल में रखा करती, वो मिलकर एक बड़ा एम्पायर बनाएंगे। ब्लैक पैंथर कहता है मुश्किल है। हमारे पास ऐसी बातें हैं जो क्री और स्क्रल्स के बीच होने वाली लड़ाई के टाइम पे काम आ सके, लेकिन वो लोग एक साथ आ जाएंगे, ये हमने नहीं सोचा था। कर्नल डैनवर्स, क्या अल्फा फ्लाइट इस बारे में कुछ कर सकती है? कैप्टन मार्वल ने कहा, अब मैं अल्फा फ्लाइट के इंचार्ज नहीं हूँ, वो एबिगेल ब्रांड है, लेकिन हम उससे बात कर सकते हैं। द स्वॉर्ड्समैन ने कहा, इससे पहले कि अल्फा फ्लाइट की टीम क्री और स्क्रल्स के साथ बात करने जाएगी, उनकी सेना यहाँ तक आ चुकी होगी, और वो भी क्या ही कर लेंगे। अब राजनीति हमें नहीं बचा सकती, सिर्फ अवेंजर्स बचा सकते हैं। तभी कैरोल टोनी को उस मर्डर मिस्ट्री की याद दिलाती है, जहाँ पे एक पौधे ने क्री और स्क्रल को मार दिया था। स्वॉर्ड्समैन ने कहा, किसी को मारना हमारा तरीका नहीं है, लेकिन अगर हमारे कुछ लोगों ने आने वाले खतरे को रोकने के लिए ऐसा कुछ किया है, तब तो ऐसे काफी सारे टाइम है जब तुम लोगों ने भी ऐसा कुछ किया होगा। मुझे तुम्हारी आंखों में वो सब दिखाई दे रहा है। इधर टोनी अपना मन बना लेता है। वो कहता है, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कोटाटी एक और नरसंहार झेलने वाले हैं। अगर हम उन्हें बचा सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए। हम सब अवेंजर्स एक साथ हैं और हम इस लड़ाई में कोटाटी का साथ देंगे। तो गाइस, बाकी सारे अवेंजर्स भी टोनी की बात से सहमत हैं। फिर टोनी कहता है, अवेंजर्स असेंबल। तभी अलायंस की सेना वहां आ पहुंची। आयरन मैन सोच रहे हैं, हम मासूम लोगों को बचाएंगे, हम हमारे दोस्तों के साथ खड़े होंगे, फिर चाहे हमें कुछ करना पड़े, फिर चाहे हमारे रास्ते में कोई भी क्यों ना आ जाए। और गाइस, अलायंस की सेना में एक जहाज फंटास्टिक फोर का भी है। क्या फंटास्टिक फोर की टीम अलायंस के साथ है या बात कुछ और ही है, यह आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो ये एपिसोड तो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये हम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। मुझे पता है कि जल्दी पूरे नहीं होने वाले, लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं।